चैप्टर 7 देख रहे हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और रोटेशनल मोशन। सेंटर ऑफ मास का मोशन। अब हमारे पास सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, उसका जो मास पूरे ऑब्जेक्ट को ले ले, पार्टिकल को ले ले, एटम मॉलिक्यूल को ले ले, तो किस पॉइंट पे उसका एक्चुअल मास होता है। अब ये जानने के बाद हम फिजिकल इंपॉर्टेंस देखेंगे जो हमारे पार्टिकल्स हैं। हमने क्या किया था कि जब हमने वेक्टर फॉर्म में इसको लिखा था तो सिग्मा एम आई आर आई, यानी कि हर एक, जैसे हमने कोई भी एक बॉडी है इसको अलग अलग भाग में विभक्त कर दिया, इसको का M1 है, ये M2 है, MN है, तो M1 R1, जो R1 का पोजीशन वेक्टर है, इस तरीके से किसी भी डिमेंशन में ये हो सकता है R हो, R1 हो, इस पॉइंट, ये पॉइंट की बात की, ये हो सकता है R2 हो, इस तरीके से हमने बात की थी। ये R1 यहाँ से पोजीशन वेक्टर R2, इस तरीके से हर एक मास का, हर एक जो हमने पार्ट बनाया उसके मास का पोजीशन वेक्टर, तो ये किसके बराबर था? कैपिटल M और कैपिटल R। R भी इसमें पूरी बॉडी का है। अगर हम डिफरेंशिएट करें दोनों साइड को तो हमारे पास क्या मिलेगा? M dr बाई डी टी, M1 बाहर आएगा, dr1 बाई डी टी, इस तरीके से यहां तक mn बाहर आ जाएगा, drn बाई डी टी तक हम जाएंगे। अब dr बाई डी टी क्या होता है? ये क्या होता है? वेलोसिटी। तो कैपिटल V लिखेंगे पूरे बॉडी की और ये हर एक पार्ट की, ये V1 V2 इस तरीके से Vn तक जाएंगे। जहां पर आपने देखा कि Vn क्या है, V1 क्या है, dr1 बाय dt, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। V2 इस तरीके से पहले पार्टिकल की, दूसरे पार्टिकल की, nth पार्टिकल की। अगर dri बाय dt होता था किसी आयत, कोई भी i पार्टिकल उठा लीजिए, यानी कि 70वां उठा लीजिए, 99 वाला उठा लीजिए, इस तरीके से। और ये जो आपने देखा v इक्वल टू dr बाय dt, ये वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की, उस पूरे बॉडी के सेंटर ऑफ मास की। हमने देख M1 और M2 ये अज्यूम किया है, माना है कि ये समय के साथ चेंज नहीं हो रहे हैं, मास चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको हमने कांस्टेंट ले लिया, इसलिए इसको हम बाहर ला पाए। अगर ये कांस्टेंट नहीं होता, ये इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ता, और हमने विद रिस्पेक्ट टू टाइम किया, इसलिए हम को बाहर ला लिया, कांस्टेंट माना है, ये समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है। अब अगर हम इसको, इस वाले इक्वेशन को फिर से हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आएगा? M dv बाई dt, M1 d1 बाई dt, इस तरीके से dvn बाई dt तक आएगा। और ये हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, तो ये इसकी जगह कैपिटल A, ये पूरे मास का है, पूरे बॉडी का है, और ये जो इंडिविजुअल इसके हमने हिज्जे बनाए, पार्ट बनाए, उसके हो गए। A1 क्या है? dv1 बाई dt, इस तरीके से A2 है, और जो कैपिटल A है ये एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ मास का, जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। अब न्यूटन सेकंड लॉ, हम जानते हैं जो फोर्स है F1 वो M1A के बराबर है, तो F2 M2A A2 के बराबर होगा, और ये क्या होगा? ये Fn होगा Mn, यानी कि Mn nthवा मास और nthवे का एक्सेलरेशन, तो इसको हम ma लिख सकते हैं, F1 प्लस F2 प्लस Fn तक जा सकते हैं। बीच में कहीं Fi भी लिख दीजिए, कोई भी ith हो सकता है, हमें पता नहीं 1 से लेकर ये 1000 तक जा रहा है, 2000 तक जा रहा है, तो उसके बीच में कोई भी ये हो सकता है फोर्स। इसका मतलब जो टोटल मास ऑफ सिस्टम है पार्टिकल का, उसका एक्सेलरेशन से अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें सेंटर मास, तो वो होता क्या है? यानी कि अगर मैं कैपिटल M और कैपिटल A इसका टाइम्स लूं या प्रोडक्ट लूं, तो ये बराबर होता है वेक्टर सम सारे फोर्सेस का जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में ऐड कर रहे हैं, यानी इस पे, इस पे, इस पे, यहां F1 काम कर रहा होगा, F2 काम कर रहा होगा, F3 काम कर रहा होगा। ओके, अब जब हम F1 की बात करते हैं, फोर्स 1 की, पहले पार्टिकल में, तो ये सिंगल फोर्स तो नहीं है, लेकिन ये वेक्टर सम है, जितने भी फोर्स उस पार्टिकल पे काम कर रहे हो, एक फोर्स तो होगा नहीं। इसी तरीके से सेकंड पार्टिकल है, तो इन सब फोर्सेस में हर एक पार्टिकल पे काम जो हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, बाहर का जो फोर्स, बाहर से जो काम हो रहा है, उसे हम एक्सटर्नल फोर्सेस कहेंगे। लेकिन इंटरनल फोर्सेस भी होंगे, क्योंकि पार्टिकल तो आपस में, जैसे मैंने बताया था, एटम, मॉलिक्यूल, या आपस में भी काम कर रहे होंगे, या एक मास दूसरे मास के साथ काम कर रहा होगा, तो इंटरनल फोर्सेस भी हैं इसमें। अब हम जानते हैं कि जो न्यूटन थर्ड लॉ है, ये कहता है
कि जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो आपस में एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, क्योंकि वो बराबर होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, पेयर्स में होते हैं। तो हम इस कंट्रीब्यूशन को हम जीरो कह सकते हैं इंटरनल वाले को। यानी कि अगर मैं इसको MA को लिखूं F एक्सटर्नल प्लस F इंटरनल, तो न्यूटन लॉ से ये जीरो हो जाएगा। तो केवल ये जो हमने फोर्स लिए, ये सारे फोर्स लिए, ये हम एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं। यानी हमारी इक्वेशन बनेगी MA इक्वल टू F एक्सटर्नल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये F एक्सटर्नल EXT इसमें सब लगाया है, F सब EXT, ये सम है, जोड़ है सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का जो पार्टिकल पे काम कर रहा है उस सिस्टम के। ये जो आपकी इक्वेशन है ये बताती है कि जो सेंटर ऑफ मास है पार्टिकल का, नहीं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, ये इस तरीके से मूव कर रहा है, या फिर ये इस तरीके से काम कर रहा है जैसे जितने भी मास इसमें है सिस्टम के, वो सेंटर ऑफ मास में लगे हुए हैं। यानी कि जितने भी पार्टिकल हमने बनाए हैं, ये जितने भी मास बनाए, वो इसके सेंटर ऑफ मास पे काम कर रहे हैं, और जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो सारे इसी पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। अगर हमको मोशन निकालना है सेंटर ऑफ मास का, तो हमको इंटरनल फोर्सेस की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें केवल एक्सटर्नल फोर्स के बारे में जानकारी चाहिए। अगर ये इक्वेशन हम ले आए, आपने देखा कि हमको स्पेसिफाई भी नहीं करना पड़ा, बताने भी नहीं पड़ा कि भाई जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं जो इस बॉडी को बना रहे हैं उसका नेचर क्या है। ये सिस्टम हो सकता है कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स हो, कहां पर, जिसमें सारे के इंटरनल मोशंस भी हो रहे हो। ये हो सकता है कोई रिजिड बॉडी जिसमें हो सकता है केवल सीधा मोशन हो, ट्रांसलेशन मोशन हो, या सीधे के अलावा ये आपस में ये घूम भी रहा हो, यानी कि ट्रांसलेशन और रोटेशनल मोशन दोनों हो। जो भी सिस्टम हो, और जिस भी सिस्टम की बात करें, जो उसके अंदर इंडिविजुअल पार्टिकल है उसका जो मोशन है, उसका सेंटर ऑफ मास वो इसी इक्वेशन के हिसाब से चलेगा 7.11। तो हम जो एक्सटेंडेड बॉडी है उसको एक सिंगल पार्टिकल की तरह देखें, जो हमने पहले चैप्टर में भी किया था। अब हम कह सकते हैं कि हम इसको सिस्टम ऑफ पार्टिकल की तरह काम करेंगे, इसको हम इंडिविजुअल अलग अलग सिंगल पार्टिकल की तरह काम नहीं करेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल की तरह देखेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, जो ट्रांसलेशन कंपोनेंट है, जो सीधा मतलब जो ट्रांसलेशन मतलब सीधा जा रहा हो कोई ऑब्जेक्ट, तो हम ट्रांसलेशन कंपोनेंट निकाल सकते हैं उसके मोशन का। यानी कि जो सेंटर ऑफ मास है उसका मोशन कैसे करेंगे, जो भी मास है इस होल सिस्टम का वो हम सेंटर ऑफ मास में मान रहे हैं, और सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम पे जो काम कर रहे हैं वो इस सेंटर ऑफ मास पे, जैसे मैंने अभी आपको इंडिकेट किया। ये जो प्रोसीजर है ये हमने पहले भी देखा जब हमने फोर्स को एनालाइज किया बॉडीज पे, कुछ सवाल जवाब हमने इसको सॉल्व किए। अब जो रोटेशनल मोशन है इसमें आ गया है, इंटरनल मोशन है जो पार्टिकल का, वो हो सकता है नहीं भी हो सकता है, यानी अब नेग्लिजिबल हो सकता है। अब हमको जो पिछली क्वेश्चंस किए, पिछली चीजें, उसकी जरूरत नहीं है। अब हमने जस्टिफिकेशन भी देख लिया कि भाई पहले जो हमने किया था वो क्यों ऑलमोस्ट सही था। अब हम ये भी देख सकते हैं कि ट्रांसलेशन मोशन, सीधा जो मोशन है, वो तब भी हम देख सकते हैं जब रिजिड बॉडी घूम रही हो, रोटेट कर रही हो, और जो अंदर के पार्टिकल हो उसमें सारे के सारे इंटरनल मोशन भी हो रहे हो। ये जो सेंटर, एक एग्जांपल देखिए इसमें, ये वाला एग्जांपल क्या है, ये मैं आपको एग्जांपलर दे रहा हूं। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इलस्ट्रेशन कह सकते हैं। ये प्रोजेक्टाइल है, ये कैसा पाथ फॉलो कर रहा है, इसको हम कहते हैं आपका पैराबोलिक पाथ है ये, क्योंकि मैथमेटिक्स में जो पैराबोलिक इक्वेशन है उसके हिसाब से चल रहा है। अब ये यहां पर मान लीजिए बीच में फट गया, एक मान लीजिए बॉडी है और यह पदार्थ है जो फट गया बीच में। अब जो फोर्स इस पे काम कर रहे हैं फटने पर, वो क्या है, इंटरनल फोर्स है। तो वो कहीं भी इसके मोशन में, या कहें कि जो सेंटर ऑफ मास के मोशन है उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि सारे के सारे इंटरनल फोर्स है। लेकिन जो एक्सटर्नल फोर्स है, जैसे कि ग्रेविटी काम कर रही है इस पे, इस तरीके से ग्रेविटी नीचे की तरफ काम कर रही है, ये पहले भी सेम रहेगा, बाद में भी सेम रहेगा। चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, ग्रेविटी तो ग्रेविटी है।
तो जो सेंटर ऑफ मास है इसका, चाहे ये फूट जाए टूट जाए, उसके बाद भी जो बाहरी फोर्स लग रहे हैं उसके कारण सेंटर ऑफ मास जो है वो मूव कर रहा है या फिर वो उसी के आधार पे चल रहा है। अगर चाहे एक्सप्लोजन हो चाहे ना हो, ये जाएगा उसी पाथ पे, जो इसके फ्रैगमेंट्स भी है वो उसी पाथ पे चलते रहेंगे। लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। लीनियर मोमेंटम क्या होता था, ये मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं। जब भी यहां कैपिटल आए समझ जाइए कि वेक्टर फॉर्म है, ये मतलब वेक्टर है ये। जब ये स्मॉल में लिखते हैं, मतलब बोल्ड में नहीं लिखते हैं, तब इसका मतलब होता है कि ये वेक्टर में नहीं है। तो लीनियर मोमेंटम किसी पार्टिकल का कैसे बताएंगे आप, ये P इक्वल टू एम वी। अब न्यूटन सेकेंड लॉ, जब हमने इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा था सिंगल पार्टिकल के लिए, हमने कहा था फोर्स जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, जहां पर फोर्स जो है F फोर्स हो गया। अब हम जरा इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए करते हैं। ये तो एक ऑब्जेक्ट के लिए, बॉडी के लिए था। अब हमारे पास n पार्टिकल है, m1 से लेकर mn तक मास है, इनकी वेलोसिटी v1 से लेकर vn तक है। अब जो पार्टिकल है आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट भी कर रहे होंगे, इनमें कोई बाहर का फोर्स भी लग रहा होगा। तो लीनियर मोमेंटम हर एक पार्टिकल का ले लें, m1 v1 इस तरीके से m2 v2 और सो ऑन। अब जो पार्टिकल है हमारे पास n पार्टिकल हमने ले लिए, तो लीनियर मोमेंटम इस सिस्टम का किस तरीके से हम बताएंगे, वेक्टर सम, सारे इंडिविजुअल पार्टिकल का वेक्टर सम कर देते हैं। P इक्वल टू, ये हम करते ही हैं नॉर्मली, P1 से लेकर Pn तक इसका सम करते हैं। ध्यान रखिएगा एक बोल्ड में है, वेक्टर है, इसलिए वेक्टर सम कर दिया इसका। अब P1 को हमने कहा m1 v1, इस तरीके से Pn हो जाएगा mn vn। अब ये क्या हो जाएगा, P, इन सबको जोड़े तो m इंटू v, दोनों कैपिटल है। तो जो टोटल मोमेंटम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल का, वो बराबर होगा प्रोडक्ट किसका, मास, टोटल मास, लेकिन टोटल मास m1 से लेकर mn तक का मास है, टोटल जोड़ दीजिए। और जो वेलोसिटी है ये किसकी है, टोटल हर एक पार्टिकल का नहीं है, सेंटर ऑफ मास, जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी है। अब जरा इनको अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, dp बाई dt इक्वल टू m dv बाई dt। ये dv बाई dt क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, और ये हमें क्या है, ये f एक्सटर्नल है। तो ये जो सेकंड लॉ है हमने इसको एक्सटेंड कर दिया सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी। एक बॉडी एक ऑब्जेक्ट के लिए किया था, अब इसको सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए कर दिया। अब ये मान लीजिए कि एक्सटर्नल फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो जीरो है। मान लीजिए एक फोर्स इस तरीके से काम कर रहा है, एक फोर्स इस तरीके से काम कर रहा है, ये 2 न्यूटन है, ये 2 न्यूटन है, तो दोनों तो नलिफाई कर देंगे, एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब टोटल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इस पे जीरो हो गया। तो जैसे ही फोर्स एक्सटर्नल जीरो हो जाएगा तो डीपी बाई डी टी जीरो हो जाएगा, यानी कि पी क्या हो जाएगा, मैं इसको अगर dt को यहां लेके दोनों जगह इंटीग्रेट कर दूं dt को, तो p इक्वल टू ये कांस्टेंट बनेगा यहां पर। इसका मतलब ये है कि p कांस्टेंट आ गया, मोमेंटम इस पूरे बॉडी का टोटल मोमेंटम कांस्टेंट आ गया। इसका मतलब ये हो गया। तो जब टोटल एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे हमने जीरो कहा, तो टोटल लीनियर मोमेंटम यहां जो आप देख पा रहे हैं वो कांस्टेंट आ गया। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, जो टोटल लीनियर मोमेंटम है। अब हम बात कर रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल की। अब हमारे पास एक इक्वेशन है P इक्वल टू एम ई, ये हम यहां से लेके आए थे, ये वाली। यहां से ये भी पता चल रहा है कि जब टोटल एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम पे जीरो है तो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। जब फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, तो वेलोसिटी कांस्टेंट। जो इंटरनल फोर्सेस हैं, यानी कि जो फोर्स पार्टिकल एक दूसरे पे दे रहे हैं, जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, उनमें कॉम्प्लिकेटेड ट्रेजेक्टरीज हो सकती है, मूवमेंट हो सकता है। लेकिन जो बाहरी फोर्स है, अगर उस सिस्टम पे जीरो है, जैसे अभी मैंने आपको दो न्यूटन का एग्जांपल दिया, जो सेंटर ऑफ मास है ये हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, यानी कि ये चलेगा यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लाइन में, जैसे एक फ्री पार्टिकल है, बिल्कुल खुला हुआ एकदम फ्री पार्टिकल घूम रहा है। जो वेक्टर इक्वेशन है ये वाली, हमने कहा P इक्वल टू कॉन्स्टेंट या dp बाई dt इक्वल टू जीरो। इसमें 3 स्केलर इक्वेशन बन रही है। देखिए हमने कहा P इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अब ये P जो है वो वेक्टर है, इसका मतलब अगर स्केलर बनाए इसका, तो Px हो जाएगा c1, Py हो जाएगा c2
और पी जेड इक्वल टू हो जाएगा C3। पी को हम पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के लिख सकते हैं, उस जगह पे हम C1 C2 C3 क्योंकि कांस्टेंट है वो। तो पी एक्स पी वाई पी जेड ये जो है ये कंपोनेंट्स हैं लीनियर टोटल लीनियर मोमेंटम वेक्टर पी के एक्स वाई जेड एक्सिस में C1 C2 C3, ये सारे कांस्टेंट है। एक एग्जांपल इसको समझाता हूं आपको क्या इसमें करने की कोशिश की है। एक मान लीजिए रेडियो एक्टिव डिके है, कोई एक पार्टिकल मूव कर रहा है, वो अनस्टेबल पार्टिकल है, जैसे मान लीजिए रेडियम है। अब जो रेडियम पार्टिकल है या न्यूक्लियस रेडियम का है, तो जो रेडियम न्यूक्लियस है वो टूटेगा या डिसइंटीग्रेट होगा न्यूक्लियस रेडॉन में और अल्फा पार्टिकल में, यानी कि एक रेडॉन में हो गया, एक आपका अल्फा पार्टिकल हो गया। हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस ऑफ रेडियम की। तो आपका एक रेडॉन बन गया और एक अल्फा पार्टिकल बन गया। जो फोर्स कैसे डीके हुआ, जो फोर्स लगा इस पे डीके के लिए या फिर आप डिसइंटीग्रेशन के लिए, वो इंटरनल था, एक्सटर्नल फोर्स तो था नहीं यहां पे। तो जो टोटल लीनियर मोमेंटम है सिस्टम का वो पहले और बाद में सेम रहेगा। तो जो दो पार्टिकल बने, एक अल्फा पार्टिकल बना रेडियम के साथ, आप देखिए मैंने आपको बताया एक रेडियम है वो एक न्यूक्लियस रेडॉन में बना और अल्फा पार्टिकल में, तो जो दोनों बने, जो दो पार्टिकल बने टूटने के बाद, तो जो रेडॉन न्यूक्लियस है और जो अल्फा पार्टिकल है ये अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये इस डायरेक्शन में जाएंगे ताकि जो सेंटर ऑफ मास है वो उसी पाथ में चले जिस पाथ में टूटने से पहले न्यूक्लियस चल रहा था। ओके, तो यहां पर देखिए एक हैवी न्यूक्लियस है RA, सो बहुत ध्यान से देखिए, यह हैवी न्यूक्लियस है RA, ये यहां पर आके दो भाग में टूट जाता है, एक रेडॉन में चला जाता है और एक अल्फा पार्टिकल में चला जाता है। जो सेंटर ऑफ मास है इस सिस्टम का वो यूनिफॉर्म मोशन में है। अब इसके बाद जब ये स्प्लिट जो टूटना है, सेम स्प्लिटिंग, इस RA की जो सेंटर ऑफ मास है यहां पर रेस्ट पे है। दोनों पार्टिकल जो है वो विल फ्लाई बैक टू बैक, यानी कि ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, ताकि सेंटर ऑफ मास सीधी जगह पे, उसी जगह पे चलता रहे, जाता रहे। अगर हमने डीके को देखा, किसी कोई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लीजिए जहां पर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। जो मोशन ऑफ पार्टिकल है, जो मूवमेंट है इस पार्टिकल का, जब इसका डीके होगा तो बड़ा आसान दिख रहा है यहां पर तो, लेकिन जो प्रोडक्ट पार्टिकल है वो बैक टू बैक, जैसे मैंने आपको दिखाया, बैक टू बैक जा रहे हैं, लेकिन सेंटर ऑफ मास अभी भी रेस्ट पे है। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर सिस्टम पार्टिकल, जहां पर रेडियो एक्टिव डीके प्रॉब्लम आपके सामने आएंगे। तो जरूरी ये है कि आप जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम लें, आप लेबोरेटरी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना लें। एस्ट्रोनॉमी में जो डबल या बाइनरी स्टार होते हैं बहुत बहुत कॉमन है। अगर कोई इंटरनल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास, ये डबल स्टार जो मैंने आपको यहां पर अभी फिगर समझाता हूं आपको, दो स्टार हैं, ये बिल्कुल फ्री पार्टिकल की तरह काम कर रहे हैं। अब अगर इसको देखें तो जो ट्रेजेक्टरी है दो स्टार की, ये S1 है, ये S2 है। ये जो डॉटेड लाइन है ये S1 का मूवमेंट दिखा रहा है, ये वाला ये S1 का मूवमेंट है, और जो ये S2 है ये सॉलिड लाइन से जा रहा है। ये बाइनरी सिस्टम हो गया, यानी दो, और इसका सेंटर ऑफ मास का है ये C, ये अपने यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है। तो जो ट्रेजेक्टरी है ये बड़ा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है। अगर हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम ले, तो हम ये वाला सेंटर ऑफ मास को फ्रेम ले, तो हम ये देखेंगे कि दो स्टार है, ये मूव कर रहे हैं सर्कल में, ये हमेशा मूव कर रहे हैं सर्कल में। ओके, और जिसका सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ मास, जो अपने आप रेस्ट में है। जो पोजीशन है या डायरेक्शन है, ये हमने डायमेट्रिकली अपोजिट बनाई है, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। तो अगर हम अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो जो ट्रेजेक्टरी है स्टार की, इसमें क्या क्या चीज जुड़ रही है। एक तो यूनिफॉर्म मोशन है स्ट्रेट लाइन में इस सेंटर ऑफ मास का, और जो सर्कुलर मोशन, सर्कुलर ऑर्बिट है स्टार का, इसका इस तरफ, इसका इस तरफ, किसके अराउंड, इस सी के अराउंड। तो ये जो दो चीजें मैंने आपको दिखाई फिगर के हिसाब से, जो मोशन है अलग अलग पार्ट का सिस्टम का, वो सेंटर ऑफ मास और उस सेंटर ऑफ मास के अराउंड जो घूमना है या जाना है,
ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है ताकि हम सिस्टम के हिसाब से एक पूरे पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल के हिसाब से मोशन समझने की कोशिश करें। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर के बारे में हम समझ चुके हैं। हमने वर्क, एनर्जी और पावर, इसको हमने स्केलर प्रोडक्ट के रूप में बताया दो वेक्टर के। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज जैसे वर्क, इसको हमने डिफाइन किया, बताया स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर क्वांटिटी का, जैसे कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हमने बताया कि भाई ये फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होता है। अब हम क्या करेंगे, दो और वेक्टर लेते हैं, दो जो जिसका प्रोडक्ट वेक्टर ही आएगा, यानी कि वेक्टर वेक्टर आपको वेक्टर देगा। रोटेशनल मोशन को समझने के लिए एक मोमेंट ऑफ फोर्स है और एक एंगुलर मोमेंटम है, इसको हम डिफाइन करेंगे और इसके वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? एक वेक्टर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का ए और बी, ये बोल्ड में है, इसका मतलब ये वेक्टर है, इसका रिजल्ट होगा सी। और सी क्या बोलेगा, सी क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड सी का होगा, ये मैग्नीट्यूड आ गया सी ना, ए इसका मैग्नीट्यूड, बी इसका मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। जहां ए और बी मैग्नीट्यूड है, ए और बी जो बोल्ड में है, और थीटा इन दोनों के बीच में एंगल होगा, थीटा इनके बीच में एंगल होगा। जो सी है ये परपेंडिकुलर होगा जो प्लेन जिसमें ए और बी है। देखिए ये ए एक प्लेन में है, बी इसी प्लेन में है, सी इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर है। सी इक्वल टू ए क्रॉस बी, ए क्रॉस क्रॉस से हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट बताते हैं। एक राइट हैंडेड स्क्रू लीजिए, उसका जो हेड है वो नीचे की तरफ हो यहां पर, और ये किस प्लेन में है? ए और बी में, और स्क्रू परपेंडिकुलर हो इस प्लेन के, या इस प्लेन के ऊपर ये इसका सर रखा हो आपके स्क्रू का। अगर हम टर्न करें इसका हेड, घुमाएं इसका हेड ए टू बी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो जो टिप है स्क्रू का वो किस डायरेक्शन में एडवांस करेगा या बढ़ेगा? सी के डायरेक्शन में। इसको हम कहते हैं राइट हैंडेड स्क्रू रूल, इसको कहते हैं राइट हैंडेड स्क्रू रूल। या अगर इसको आप समझने की कोशिश करें किसी और तरीके से, तो आप अपना हाथ लीजिए, अपने हाथों को कर्ल कर दीजिए, मतलब जो फिंगर्स है उसको जोड़ लीजिए, घुमा दीजिए, मुट्ठी बना लीजिए। राइट हैंड, अपना दायां हाथ लीजिए, ये जो लाइन है और जो आपने हाथ की उंगली घुमाई है वो ऐसी होनी चाहिए ए टू बी डायरेक्शन में। ए टू बी डायरेक्शन में आपकी हाथों की उंगलियां इस तरीके से आप मुट्ठी बनाइए, तो जो थंब है, आपका जो अंगूठा है, वो आपको सी का डायरेक्शन बता रहा होगा। तो ये रूल ऑफ थंब है ये वाला, और ये इसे कहते हैं राइट हैंडेड स्क्रू रूल। इससे आप ये समझिए कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो ए क्रॉस बी आपका होगा, जिसको हम सी कह रहे हैं, वो होगा ए बी साइन थीटा। साइन थीटा ए और बी के बीच में एंगल है, और सी की डायरेक्शन इससे परपेंडिकुलर है। एक और इसका राइट हैंड रूल का सिंपल वर्जन है। आप क्या करिए, अपने हाथ को खोलिए, राइट हैंड लीजिए, खोलिए और कर्ल कर दीजिए, फिर से घुमा दीजिए अपने फिंगर को ए टू बी, फिर अगेन वही जो थंब पॉइंट कर रहा होगा सी डायरेक्शन में होगा, जो मैंने अभी भी बताया आपको। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि दो एंगल्स हैं किसी भी ए और बी वेक्टर के बीच में, दो एंगल्स हैं इसके बीच में। एक वो एंगल जो थीटा होगा, एक वो एंगल जो 360 माइनस थीटा होगा। तो अगर जो भी रूल आप लगा रहे हैं, रोटेशन कहां पर लेंगे? शुड बी टेकन थ्रू द स्मॉलर एंगल, जो 180 डिग्री से कम होगा, ए और बी। तो इस केस में थीटा है। मैं इसको इस तरीके से समझाऊं आपको कि एक एंगल तो ये हुआ, एक यहां से यहां तक पूरा एंगल हुआ, जिसको हम 360 माइनस थीटा कह रहे हैं। तो दो एंगल है, जो भी 180 से कम होगा वो हमें लेना पड़ेगा। अब क्योंकि क्रॉस यूज किया है, इसी क्रॉस का मतलब है कि ये वेक्टर प्रोडक्ट है, इसलिए हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि हमने इसे क्रॉस प्रोडक्ट कहा। जब हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे थे तो हमने डॉट लगाया था।
स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर के जब हम लेते थे तो हमने कहा था a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, यानी कि दोनों कम्यूटेटिव है। लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है, a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, क्योंकि इनके बीच में जो एंगल है और जो c का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। जो मैग्नीट्यूड है a और b का, b और a का, वो तो a b साइन थीटा ही होगा। दोनों ही जो रिजल्ट आएगा वो परपेंडिकुलर होंगे a और b प्लेन के। लेकिन जैसे ही आप ये राइट हैंडेड स्क्रू रूल लगाएंगे, आप देखेंगे a क्रॉस b और b क्रॉस a, जो एंगल आएगा आपका ये a से b की तरफ आएगा, ये एंगल b से a की तरफ आएगा। इसका मतलब कि एक c की डायरेक्शन इस तरफ बनेगी, एक c की तरफ डायरेक्शन इस तरफ बनेगी, यानी कि एक इस डायरेक्शन में, इस अपोजिट डायरेक्शन में है, तो a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a के बराबर होगा। वेक्टर प्रोडक्ट का एक और बिहेवियर देखिए, जो रिफ्लेक्शन के, जैसे आप अपने आईने में चेहरा देखते हैं तो रिफ्लेक्शन आता है, तो इस रिफ्लेक्शन के तहत देखें तो x माइनस एक्स के बराबर है, y माइनस वाई के बराबर है और z माइनस z के बराबर है। तो जितने भी कंपोनेंट होंगे वेक्टर के वो साइन चेंज कर रहे हैं, यानी कि a माइनस ए हो जाएगा, b माइनस बी हो जाएगा। ये रिफ्लेक्शन में है, रिफ्लेक्शन जैसी होगा तो चीजें माइनस की तरफ चली जाएंगी। तो होता ये क्या है कि जब आप ए बी कह रहे हैं a क्रॉस b, तो ये माइनस ए हो जाएगा, ये भी माइनस बी हो जाएगा, तो माइनस माइनस तो वैसे ही प्लस हो जाएगा, तो a क्रॉस b ही बनेगा। a क्रॉस b, इसका मतलब ये और ये जब बराबर हैं तो साइन चेंज नहीं हो रहा है। जो स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट हैं दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटिव है। अगर हम वेक्टर एडिशन की बात करें, a डॉट बी प्लस सी जब हमने किया तो हमने कहा था a डॉट बी प्लस a डॉट सी। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो भी सही है, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। हम ये लिख सकते हैं c को a क्रॉस b कंपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में देखिए। a क्रॉस a क्या होगा, a मैग्नीट्यूड a, इसका भी मैग्नीट्यूड, और साइन थीटा। जो दोनों वेक्टर सेम है, इसका मतलब साइन बीच में क्या आएगा, साइन 0। और साइन 0 क्या होता है, ये 0 आ गया। 0 आपका, ये देखिए ये वेक्टर फॉर्म में है, इसका मतलब ये नल वेक्टर है। एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 है, डायरेक्शन होगा उसका फिर भी। इसका मतलब एक डॉट ए, मैंने जो आपको a क्रॉस ए बताया, a साइन 0 और साइन 0 0 होता है, तो ये 0 आएगा, इसका मैग्नीट्यूड 0 होगा। ये क्योंकि बोल्ड में नहीं है इसलिए मैग्नीट्यूड है। अब इससे एक चीज पता चल गई कि अगर आप i क्रॉस i करेंगे या j क्रॉस j करेंगे, k क्रॉस k करेंगे, तो ये i का मैग्नीट्यूड साइन 0 आएगा इसके बीच में, तो इसलिए ये 0 हो जाएगा। लेकिन i और j करेंगे तो k आएगा, और बाकी j और k करेंगे तो i आएगा, k और i करेंगे तो j करेगा। ये कैसे आया, i क्रॉस j, इसके बीच में क्या एंगल आएगा, i का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, i और j और k यूनिट वेक्टर्स है, j कर लीजिए, और इसके बीच में एंगल क्या आएगा, i और j, क्योंकि x y z एक्सिस है तो साइन 90 डिग्री आएगा। साइन 90 डिग्री आपका क्या होता है, ये एंगल इसके बीच में 90 डिग्री आ रहा है, तो वो 1 होता है। लेकिन i और j का मैग्नीट्यूड 1 ही है, यूनिट वेक्टर है, एंगल उसके बीच में 90 डिग्री है, ये यूनिट वेक्टर आ रहा है। लेकिन i क्रॉस j है, ध्यान रखिएगा, ये i क्रॉस j है, इसका मतलब ये केवल आप 1 और 1 करके 1.1 करके 1 छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये वेक्टर है, वेक्टर में हमेशा कोई ना कोई डायरेक्शन होगा। ठीक, तो अब आप जब कह रहे हैं कि ये i, जब आपने कहा a ये है, b ये है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो डायरेक्शन इस तरीके से बनेगी c की। तो जब आप इसको आप i ले रहे हैं, इसको j ले रहे हैं, ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर, तो इसको j लीजिए, तो ये जो k बनेगा, मतलब जो इसके डायरेक्शन परपेंडिकुलर बनेगा वो k होगा। क्यों, क्योंकि k ही तो परपेंडिकुलर है i और j के, और इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है। तो आप यहां पर क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल से लगाएंगे, तो i और j का क्रॉस प्रोडक्ट आपको k मिलेगा। इसलिए i j का क्रॉस प्रोडक्ट k आता है, j k का i आता है, k और i का j आता है। अब कम्यूटेशन से अगर देखें तो आप जरा इसको बदल दीजिए, i क्रॉस j किया आपने, j क्रॉस i कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, माइनस वैल्यू आ जाएगा। ऐसे आप j और k किया था पहले, आप k और j कर दीजिए, माइनस i हो जाएगा। j और i करेंगे तो माइनस k हो जाएगा। हमेशा देखिए कि ये j i है तो k आएगा, मतलब जो भी यहाँ होंगे उसका अलहदा यहाँ पर आ जाएगा, तीसरा बचता है, लेकिन माइनस साइन आएगा क्योंकि साइन इसका चेंज किया हुआ। i j k ये साइक्लिक काम करते हैं, मतलब साइकिल की तरह
इस तरीके से काम करेगी। मतलब ये आई है, ये जे है, ये के है, तो आई जे करेंगे तो के आएगा, के आई करेंगे तो जे आएगा, इस तरीके से आएगा। जो वेक्टर प्रोडक्ट है आई जे के, अगर साइकिल बनी है तो पॉजिटिव होगा, अगर आई जे के साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है, अगर आप जे और आई लेने लगे इधर से इधर, तो आप देखिएगा माइनस क्या आएगा, जो कि यहां आप देख पा रहे हैं। अब ए क्रॉस बी करेंगे तो पहले हम इनको वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, बी को बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के। अब क्या करिए, एक एक को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए एक्स इससे, फिर ये इससे, फिर ये इससे, ऐसे करके। अब आप जहां जहां ये वाली आई आई जे जे और के आता है उसको तो जीरो कर दीजिए, बाकी जितने भी बचते हैं जो चाहे आपका आई इंटू के आया वहां के रख दीजिए, जे इंटू के आया वहां आई रख दीजिए, के इंटू आई वहां जे रख दीजिए, तो अल्टीमेटली कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और आई को कॉमन ले लीजिए, ये आपका एक वेक्टर, ये एक, ये एक, तो ये आपका ए क्रॉस बी का पोजीशन वेक्टर आ गया, या फिर ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट आ गया। ये सिंपली क्या है, ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट है, और इसका एक्सप्रेशन हम डिटर्मिनेंट से दिखा सकते हैं ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी का कितना आसान है, आई जे के, ये यूनिट वेक्टर्स हैं, आई जे के एक्स वाई जी के अलॉन्ग, ये ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, ये साथ में डिटर्मिनेंट है, और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। आपको स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है दो वेक्टर्स का, जिसमें ए आपको 3i माइनस 4j प्लस 5k है, बी आपको ये दिया हुआ है। तो अगर आप इसका स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी कि ए डॉट बी करेंगे, यहाँ डॉट है, तो आप क्या करेंगे, 3 इंटू माइनस 2 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू माइनस 3, और इसका रिजल्ट निकालेंगे माइनस 25 आ जाएगा। लेकिन इसका वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है तो आई जे के लिखिए यहाँ पे, और इसके कोएफिशिएंट 3 माइनस 4 5 यहाँ पर, माइनस 2 जे का 1 है, और माइनस 3 यहाँ लिख दीजिए। इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो सीधा आप ये भी यूज कर सकते हैं, और रिजल्ट आएगा आपका ये। आपको बी क्रॉस ए निकालना है, तो इसी तरीके से आपको करना क्या है, देखिए जो डिटर्मिनेंट समझते हैं वो जानते हैं कि अगर मैंने इसको यहां कर दिया, इसको यहां कर दिया, कोई भी रो को चेंज किया, दो रो को अदली बदली की, तो ये साइन बस माइनस में आ जाएगा। देखिए ये और ये बिल्कुल सेम है, बस साइन सबके अलग अलग है।